चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। बहुत ही छोटा सा, हल्का सा, मजेदार सा टॉपिक है, सुनिएगा। आपके पास बड़ा बहुत ही एक छोटी सी थिन फिल्म है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑयल की थिन फिल्म हो या बड़ा कोई मान लो प्लास्टिक की थिन फिल्म हो, कैसी भी कोई थिन फिल्म हो सकती है। बहुत छोटी सी, बहुत कम उसकी थिकनेस है एंड उसमें किस तरह से रिफ्लेक्शन होते हैं, किस तरह से ट्रांसमिशंस होते हैं, डिस्कस करते हैं। आपके पास ये बड़ा थिन फिल्म है, इस तरह की। ये जो थिन फिल्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है और इसकी थिकनेस जो है बड़ा आपके पास टी है। ठीक है बच्चों, जो ऊपर वाली सरफेस है मैंने इसको सरफेस 1 बोल दिया, नीचे वाली सरफेस को मैंने सरफेस 2 बोल दिया। इस पर मैंने नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइट गिराई है। नॉर्मल या बड़ा नियर नॉर्मल लाइट गिराई है। ठीक है, नियर नॉर्मल मतलब बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम। अब होगा क्या कि इस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा अंदर चला जाएगा। जब अंदर वाली सरफेस पे आएगा तो उसका बड़ा कुछ हिस्सा वापस बाहर आ जाएगा, कुछ हिस्सा ऐसे बाहर निकल जाएगा। इस लाइट की अलग अलग वेवलेंथ के लिए कई बार बड़ा ऊपर वाली जो सरफेस होगी वहां पर वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और अलग अलग वेवलेंथ के लिए कई बार सरफेस 2 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में वो जो लैम्डा होगा, जिस लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उसकी जो लाइट होगी वो बड़ा आपको ज्यादा बेटर तरीके से नजर आएगी और हम कह सकेंगे कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। कैसे, वो हम आराम आराम से धीरे धीरे देखते हैं। पहले हम एक बार के लिए सरफेस 1 पर क्या हो रहा है वो डिस्कस करते हैं। बेटा सरफेस 1 पर क्या हो रहा है उसे डिस्कस करते हैं, मतलब जो ऊपर वाली सरफेस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सुनिएगा, मैं बेटा थोड़ी सी थिकनेस को ना ज्यादा दिखा रहा हूं, ऐसे डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए ना। ठीक है बच्चों, ये आपकी थिन फिल्म है, बड़ा बहुत पतली थिन फिल्म है, डायग्राम बढ़िया बन जाए सिर्फ इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा दिखाया। इसकी थिकनेस टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बड़ा वो एन लेने में हल्की सी दिक्कत आ रही थी अपन को, तो अपन ने इसको म्यू ले लिया, है ना। आपको याद होगा बड़ा अपन ने एन क्यों नहीं लिया ना, अपन से एक बार से गलती हो गई थी ना। सबसे पहले इस पर नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइट गिरी। जैसे ये लाइट गिरी इसका एक हिस्सा वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। जो हिस्सा पलट कर वापस आया मैडम उसको आर लिख रहा हूं, आर ऑब्वियसली मींस रिफ्लेक्टेड। इसी लाइट का एक हिस्सा अंदर चला गया, मतलब ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट वर्ड मैं लिख रहा हूं टी। ठीक है, फिर यहां पर जब लाइट आई तो उसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा यहां से फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा, मैं उसको टी टी लिख रहा हूं। से टी टी मतलब बेटा एक बार ट्रांसमिट, 2 बार ट्रांसमिट, तो टी टी। एक हिस्सा क्या होगा कि यहां से एक हिस्सा तो बाहर चला गया, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर आ जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूं टी आर। सर ये टी आर नाम कैसे निकाला, यहां पर ट्रांसमिट, यहां पर रिफ्लेक्ट। फिर यूं चलते 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 वापस बेटा यहां पर आया और यहां पर आने के बाद लाइट के पास फिर से 2 काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक हिस्सा इसका बाहर आ जाएगा, बेटा एक हिस्सा तो इसका बाहर आ जाएगा और एक हिस्सा ऑफ कोर्स बेटा पलट कर अंदर चला जाएगा। जो हिस्सा बाहर आएगा बेटा मैं उसका नाम निकाल रहा हूं टी आर टी। सर टी आर टी नाम कैसे निकाला, सुनना। ये आर नाम कैसे पड़ा वो तो तुम समझ गए बेटा, लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्ट का आर आ गया। ये जो दूसरी वाली लाइट है पहले ट्रांसमिट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई और फिर ट्रांसमिट हुई, तो ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट, तो टी आर टी लिख दिया। यहां पर बेटा मान लीजिए कि आपकी आईज है और बेटा आप ऑफ कोर्स इस लाइट को देख रहे हो, आपकी बेटा ये आईज बहुत ही गंदी सी आईज बनाई है। ठीक है चलिए बेटा, अब आपकी आईज पर ऑफ कोर्स ये लाइट गिर रही है। ठीक है, मैंने इस पूरी की पूरी लाइट को ऐसे बोल दिया कि जो लाइट गिराई है बेटा मैंने व्हाइट लाइट गिराई है। अब होगा क्या कि ये दोनों जो वेव्स हैं ये अब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनका होगा, किसी न किसी तरह से इंटरफेयर करेंगे। अगर इन दोनों वेव्स ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया तो यहां पर आपको उस वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर नजर आएगा तो यहां पर आपको उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा नजर आएगी, उस कलर की इंटेंसिटी आपको ज्यादा नजर आएगी सरफेस 1 पर। बेटा सरफेस 1 पर
सरफेस वन पर वो वाला कलर आपको बाकी कलर्स के मुकाबले ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों जो वेव्स हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो जस्ट रिफ्लेक्ट हुई है एंड ट्रांसमिट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर ट्रांसमिट, इन दोनों के बीच में मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दूं। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दूंगा तो ऑफ कोर्स वो वाला जो लैम्डा होगा वो आपको सबसे ब्राइट नजर आएगा इस ऊपर वाली सरफेस पर। वो लैम्डा या वो लैम्डास, सर लैम्डास के बोल रहे हो बेटा, एक से ज्यादा वेवलेंथ भी हो सकती है कि नहीं। चलिए बच्चों, इन दोनों वेव्स में क्या अंतर है सुनना बेटा। या पहली बात तो दोनों वेव्स कोहेरेंट है क्योंकि दोनों का सोर्स सेम है तो ओमेगा सेम है। पहली वाली वेव ने रिफ्लेक्शन किया, वो भी डेंसर मीडियम से। बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो हम पाई का फेज ऐड करते हैं। तो जो यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव है, जो जस्ट रिफ्लेक्ट हुई है वेव, उसका मैं फेज जो है उसमें पाई ऐड कर दूंगा। किस कारण से? बिकॉज देयर हैज बीन ए रिफ्लेक्शन बाई डेंसर मीडियम। दूसरी वाली वेव की क्या कहानी है? दूसरी वाली वेव की कहानी यह है कि पहले वो टी डिस्टेंस अंदर गई, फिर टी डिस्टेंस बाहर आई, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की? 2t। अरे नहीं बच्चों, 2t तो सिर्फ देखने की है। आप जानते हो कि ये डिस्टेंस 2t नहीं है, 2 टाइम्स μt है, क्योंकि ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, उसके अंदर अगर टी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो टी तो उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, जो उसकी ऑप्टिकल लेंथ होती है वो होती है μt। तो जो दूसरी वाली वेव है वो टी अंदर गई है और टी बाहर आई है, तो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है। एक तरह से पाथ डिफरेंस आया, कितने का? 2 μt का। और उसके कारण जो दूसरी वाली वेव है आपकी TRT, उसका अगर फेज लिखोगे तो आप कहोगे सर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स नॉट बेटा 2t बल्कि 2 μt। आप बोलोगे कि सर जो वेव अंदर आई है ना सर, उसके साथ 2 μt डिस्टेंस ट्रेवल करने के अलावा कुछ और काम भी हुए। कौन से काम? सर वो ट्रांसमिट हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ट्रांसमिट हुई है। सर इनके कारण कोई पाई वाई ऐड नहीं करोगे क्या? चलो सोच लेते हैं। ट्रांसमिट मैं तुम्हें सिखा चुका हूं वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर कि ट्रांसमिट होने पर कभी भी पाई वाई का फेज ऐड नहीं करते। लेकिन सर ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसका तो कुछ होगा? नहीं बेटा, इसका भी कुछ नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? बिकॉज बेटा ये रिफ्लेक्शन हुआ है ऐसी सरफेस से जो रेयरर है। यहां पर आपकी एयर है, यहां पर आपकी एयर है, और ये आपका मीडियम है। इस मीडियम के अंदर स्पीड कम है तो ये डेंसर मीडियम है, एयर के अंदर बेटा लाइट की स्पीड ज्यादा है तो ये रेयरर है। जब भी रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता तो हम कोई पाई का फेज ऐड नहीं करते। सर यहां पर तो किया आपने। बेटा यहां पर मैंने इसलिए किया क्योंकि जिस सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन था वो एक डेंसर मीडियम था। जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेज ऐड करेंगे, जब रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेज ऐड नहीं करेंगे। तो जो वेव अंदर आई है और यू गई है, उसके 2 ट्रांसमिशन और 1 रिफ्लेक्शन हुए, उनके कारण कोई फेज नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ उसने जो 2 μt एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके कारण ही फेज आया है, और वो फेज है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 μt। आई होप इट्स फेयर इनफ। बट अपना काम तो बढ़िया चल जाएगा इससे। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो आप बिल्कुल आराम से बोलोगे कि सर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, दैट इज φ2 माइनस φ1, और मेरे पास ये आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 μt माइनस पाई शुड बी इक्वल टू, बड़ा कंस्ट्रक्ट फेज डिफरेंस ये है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों वेव्स जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, बड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो दिस फेज डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बड़ा पाई पाई कैंसिल, मेरे पास आ गया 4 μt अपॉन लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2n+1, और मेरे पास आ गया 4 μt अपॉन 2n+1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये वो वेवलेंथ्स है बेटा, ये वो वेवलेंथ्स हैं जो इस सरफेस 1 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। और अगर यहां कोई ऑब्जर्वर है तो उसे सरफेस 1 जो है वो इन लैम्डास को ग्लो करता हुआ नजर आएगा। ये जो लैम्डास होंगे, इन लैम्डास के जो आपके कलर होंगे वो आपके बेटा सरफेस 1 को ग्लो करेंगे। तो आप कह सकते हो कि दीज वेवलेंथ्स
आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। बेटा एक तो क्या शब्द यूज करते हैं, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। इस सरफेस पर ये सारे के सारे जो लैम्डा है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। दिस इज द, इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि दीज लैम्डास आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। और एक बात और कह सकता हूं कि बेटा दीज कलर्स विल ग्लो, दीज कलर्स विल ग्लो। बेटा ये जो सारे सारे कलर हैं ये ग्लो करेंगे। ऐसा आपने देखा भी होगा, पानी की सरफेस पर अगर कोई ऑयल की लेयर पड़ी है और उस पर बेटा अगर लाइट गिर रही है तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप यहां से अगर देखते हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक कलर्स नजर आते हैं, कुछ स्पेसिफिक कलर्स नजर आते हैं। सातों के सातों कलर नजर नहीं आते, कुछ स्पेसिफिक आपको 2-3 कलर नजर आते हैं। जो 2-3 कलर नजर आ रहे हैं, इट मींस दैट वो जो 2-3 कलर हैं वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस 1 है। इसका मतलब वो जो 2-3 कलर हैं उन कलर्स ने यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। इसका मतलब वो जो 2-3 कलर हैं वो यहां पर ग्लो इसलिए कर रहे हैं कि उनके अंदर जो लाइट जस्ट रिफ्लेक्ट हुई है और जो अंदर आके ट्रांसमिट हुई है, उन दोनों वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और हम कह सकते हैं कि वो 2-3 कलर आपके क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और अगर आप यहां से अगर देख रहे हो तो आपको बेटा वो कलर्स बाकी कलर्स के मुकाबले ज्यादा दिखेंगे। बाकी कलर्स कम दिखेंगे, इनकी इंटेंसिटी आपको ज्यादा दिखेगी क्योंकि इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। सो सिंपल। फॉर्मूला याद रखना चाहो आपकी मर्जी बेटा, है ना, मुझे तो कोई इशू है नहीं। आप फॉर्मूला याद करना चाहो आपकी मर्जी है, मुझे तो लॉजिक से बेटा सारा सारा काम बना लेता हूं मैं तो, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप बेटा फॉर्मूला याद करना चाहो या ना चाहो। चलिए बच्चों, हेडिंग लिखना, मैं तो बेटा इसी में काम चला लूंगा, तुम लोग बेटा पूरे अच्छे से नोट्स बनाना। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि मैं वो वाली वेवलेंथ निकालूं जो सरफेस 1 पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और जो लाइट अंदर आके बाहर निकली है, ये दोनों लाइट्स जो हैं ये इंटरफियर करें। कैसे? डिस्ट्रक्टिवली। और अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि बेटा जी इस केस में हम बोलेंगे कि इस सरफेस पर, सरफेस 1 पर ये जो लैम्डास होंगे बड़ा ये डार्क नजर आएंगे, इनकी इंटेंसिटी कम होगी। हम ऐसा कह पाएंगे कि इस बार ये जो कलर्स होंगे ये मिनिमम इंटेंसिटी वाले होंगे। जो वेव जस्ट रिफ्लेक्ट हुई है उसका बड़ा रिफ्लेक्शन के कारण फेज लिख दिया पाई, क्योंकि रिफ्लेक्शन किससे था? डेंसर मीडियम से। जो वेव अंदर गई और वापस आई उसके ट्रांसमिशन में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसमिशन में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन में किससे हुआ? डेंसर मीडियम, सॉरी रेयर मीडियम से, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, म्यूटी डिस्टेंस जाना और म्यूटी डिस्टेंस आना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 म्यूटी, उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यूटी। और इन दोनों वेव्स के बीच अगर मैं पूछूं फेज डिफरेंस कितना है, दिस इज द फेज डिफरेंस। देखना बेटा फेज डिफरेंस कितना आ गया, 4 पाई म्यूटी अपॉन लैम्डा माइनस पाई। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दोनों वेव्स इंटरफेयर करें डिस्ट्रक्टिवली और यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो और मुझे ये वाले कलर्स कम से कम नजर आए सरफेस 1 पर। तो मैं कहूंगा कि दिस मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। बेटा पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। और बेटा जी इस पाई से बेटा ये वाला पाई भी क्या हो गया? कैंसिल। बेटा 4 से ये 2 भी क्या हो गया? कैंसिल। मेरे पास आ गया 2 म्यूटी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट सरफेस 1। मैं इससे भी कह सकता हूं कि लैम्डा की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2 म्यूटी अपॉन एन। 2 म्यूटी एन की बेटा वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो रखना चाहो बेटा इस तरह से आप रख सकते हैं। फेयर इनफ। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो लैम्डास हैं, सारे के सारे मतलब बेटा बहुत सारे लैम्डा, एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, बहुत सारे लैम्डा आएंगे। ये सारे के सारे जो लैम्डास हैं वो इस सरफेस पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। इसका मतलब यहां पर इन सारे के सारे लैम्डास की इंटेंसिटी कम से कम होंगी और अगर इनकी इंटेंसिटी बेटा अगर कम से कम होंगी तो ऑब्वियस बात है कि दे आर पुअरली रिफ्लेक्टेड। इनके लिए मैं एक शब्द यूज कर सकते हैं कि दीज लैम्डास आर पुअरली रिफ्लेक्टेड, या फिर बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे जो लैम्डास होंगे वो डार्क होंगे। सर डार्क का मतलब? बेटा डार्क का मतलब कि ये वाले जो लैम्डास हैं वो हमें कम नजर आएंगे। जैसे मान लो
कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 3600 एंगस्ट्रॉम आ गई। हम जानते हैं कि 3600 एंगस्ट्रॉम तो वायलेट का है। इसका मतलब वायलेट जो होगा वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वायलेट की यहां पर आपको इंटेंसिटी बहुत कम नजर आएगी। वायलेट आपको नजर नहीं आएगा एक तरीके से, बाकी कलर आपको ज्यादा नजर आएंगे, वायलेट आपको कम नजर आएगा या नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दीज आर पुअरली रिफ्लेक्टेड या फिर डार्क। डार्क मतलब वो कलर आपको कम से कम नजर आएगा। आई होप यू गेट द कंडीशन। बेटा ये आपकी कंडीशन है, याद रखना चाहो बेटा याद रख सकते हो, ना भी याद रखो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे काम आप खुद सोच सकते थे, बहुत ही आसान सा काम है। इस पर सवाल भी आते हैं बेटा आईआईटी के अंदर और जेईई मेन के अंदर। आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस 2। बेटा सरफेस 2 पे देखते हैं कि क्या क्या कहानी है। जो नीचे वाली सरफेस है उसको देखते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस 2। बड़ा बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। आपके पास बड़ा ये थिन फिल्म, बड़ा ये फिल्म बहुत ही थिन है, बस डायग्राम बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी बड़ा इसको मोटा दिखा रखा है। ये बड़ा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस बड़ा इसकी टी है। ठीक है बच्चों, हमने लाइट गिराई बेटा ऐसे। अब लाइट बेटा खूब सारी वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, दिस इज सरफेस 1, बेटा नीचे वाली सरफेस को मैंने सरफेस 2 बोलती है। लाइट आई, दो टुकड़े हो गए, एक बड़ा टुकड़ा ऐसे चला गया, एक अंदर आ गया। जो अंदर आया है मैंने उसको टी लिख दिया, टी मीन्स ट्रांसमिट। फिर अब क्या होगा, यहां पर इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, एक टुकड़ा अंदर चला जाएगा, एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा। जो टुकड़ा बाहर आ गया मैंने उसका नाम निकाल दिया टीटी। सर टीटी नाम क्यों निकाल दिया? पहली बार ट्रांसमिट, दूसरी बार ट्रांसमिट, तो टीटी नाम निकाल दिया। एक इसका टुकड़ा मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन से अंदर चला जाएगा। जो अंदर जाएगा मैंने उसका नाम निकाल दिया टी आर। इस सरफेस पर ट्रांसमिट, इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट, और यूं चलते 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 यहां है। अब एक हिस्सा बाहर चला गया, मुझे बाहर वाले में भी इंटरेस्ट नहीं है। एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होके अंदर आ गया। जो अंदर आ गया मैं उसका नाम निकाल रहा हूं टी आर आर। क्या नाम निकाल रहा? टी आर आर। क्यों? ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। फिर ये हिस्सा अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया। फिर से इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, एक टुकड़ा बड़ा वापस से अंदर चला जाएगा, एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा। जो बाहर आ जाएगा उसका नाम निकाल दिया टी आर आर टी। सर ये टी आर आर टी नाम क्यों निकाला? ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, आखिर में फिर से ट्रांसमिट। अब यहां कहीं बड़ा कोई ऑब्जर्वर है, बड़ा ये आई है, बड़ा यहां कहीं आपका कोई ऑब्जर्वर। अब वो ऑब्जर्वर सरफेस 2 को देख रहा है। अब उसे कुछ कलर जो है ना वो थोड़े से बाकी कलर्स के मुकाबले ज्यादा ब्राइट नजर आएंगे सरफेस 2 पर। अब ऑब्वियस बात है कि कुछ कलर अगर सरफेस 2 पर ब्राइट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इस बात का सीधा सीधा ये अर्थ है कि उन वेव्स ने या उन लैम्डास की जो वेव्स हैं उन्होंने पक्की बात है कि सरफेस 2 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया होगा। कुछ कलर आपको बड़ा यहां पर कम नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, तो ऑब्वियस बात है कि उनकी इंटेंसिटी कम है। उनकी इंटेंसिटी कम है तो पक्की बात है कि यहां पर जो भी उन कलर की जो वेव्स आ रही हैं वो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। कैसे? डिस्ट्रक्टिवली। तो कौन सा कलर यहां पर ग्लो करेगा, कौन सा कलर यहां पर डार्क होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो दोनों वेव्स आई हैं उस कलर की, उस लैम्डा की, वो यहां पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। अगेन बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से सारे के सारी बातें इसमें सोच सकते हो, कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए सोच लेते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा जो सरफेस 2 है वो ग्लो करे किसी कलर के लिए। ग्लो करे इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि पक्की बात है कि बेटा वहां पर उस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी।
इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा तो पक्की बात है कि इन दोनों वेव्स के बीच में कौन सी वेव्स, टीटी एंड टी, इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो पक्की बात है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहा होगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस होता है, तभी तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है, यहां तक तो दोनों वेव सेम है, टीटी और टी। अंतर इसके बाद में आता है। एक तो सीधी निकल गई, जो सीधी निकल गई है ट्रांसमिट हो गई है। ट्रांसमिशन के अंदर हम कोई फेज वेज ऐड नहीं करते, तो जो आपकी टीटी वाली वेव है उसका आप सीधा बोल सकते हो कि सर इसका फेज तो हम 0 लिख सकते हैं। इसका फेज तो हम 0 लिख सकते हैं, सीधा निकल गया सर। ठीक, जो दूसरी वाली वेव है वो यहां तक तो साथ थी, उसके बाद टी डिस्टेंस जाना और टी डिस्टेंस जाना, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया 2t। मेरे हर समझदार बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला रहे होंगे सर 2t तो सिर्फ नाम का है, काम का तो 2μt है, क्योंकि ये जो 2t डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है ये इसने ऐसे मीडियम में की है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वो 2t उसकी औकात t जितनी नहीं है, उसकी औकात 2t जितनी नहीं है, उसकी औकात 2t जितनी है। तो जो आपकी TRRT है उसका अगर मैं फेज डिफरेंस लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा दैट इज 2π/λ into the phase difference, sorry into the part difference is of course 2μt। सर उसका 2 बार रिफ्लेक्शन भी तो हुआ है सर, एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ है और एक बार सर रिफ्लेक्शन यहां हुआ है। सर रिफ्लेक्शन को फेज वेज नहीं जोड़ोगे क्या? नहीं जोड़ूंगा। क्यों नहीं जोड़ोगे सर? बेटा रिफ्लेक्शन देखो किससे हुआ है, ये आपका डेंसर मीडियम है, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, रिफ्लेक्शन हुआ है रेयर मीडियम से, कोई पाई वाई का फेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर से रिफ्लेक्शन हुआ है यूं किससे, रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम से किसी प्रकार का फेज वेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। सर ये वापस से ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांसमिशन में तो हम कभी भी कोई फेज ऐड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण एक एक्स्ट्रा फेज आया है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, ये कुड इजीली से कि surface difference between these two waves will be phi2 minus phi1 and it will be 2π/λ into 2μt and it must be equals to 2n pi। बटा 2π से 2π कैंसिल और मेरे पास आ गया 2μt इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है 2μt/n। ये वो वेवलेंथ्स हैं जो आपकी स्ट्रांगली ट्रांसमिट होंगी और यहां पर उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और ये सारे के सारे लैम्डास की बेटा यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये वाले कलर आपको सरफेस 2 पर ज्यादा नजर आएंगे। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, ये लैम्डा वही है जिन्होंने सरफेस 1 पर इंटेंसिटी कम आई थी। सरफेस 1 पर जिनकी इंटेंसिटी कम आई थी उन्हीं की सरफेस 2 पर इंटेंसिटी ज्यादा आई है, आनी भी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, टोटल एनर्जी तो फिक्स है। यहां पर अगर उनकी एनर्जी कम बाहर निकल रही है तो यहां से ऑब्वियस बात है उनकी एनर्जी ज्यादा निकलेगी, है कि नहीं बेटा? ऑब्वियस बात है। ये हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर। और अच्छी बात बेटा ये है कि है ना, तुम समझ ही गए कि ना वही आंसर आ गया, बस सरफेस 1 पर जो डिस्ट्रक्टिव कर रहे थे वही सरफेस 2 पर कंस्ट्रक्टिव कर रहे थे, और ऐसा होना लॉजिकल भी है क्योंकि हम जानते हैं कि नेट इंटेंसिटी नेट एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो जो कोई यहां पर डिस्ट्रक्टिव कर रहा होगा कहीं ना कहीं तो कंस्ट्रक्टिव कर रहा होगा। ये हमारा आंसर, बढ़िया आंसर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अरे हाँ मैं लिख तो दूं, ये जो लैम्डास होंगे ये सरफेस 2 पर ग्लो करेंगे, इनकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी, और एक वर्ड बेटा बहुत जगह यूज कर रहा होता है, बुक्स में भी कर रखा होता है, अपनी शीट में भी कर रखा होता है कि दीज लैम्डास आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, दीज लैम्डास आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड या फिर स्ट्रांगली रिफ्रैक्टेड, दीज लैम्डास आर स्ट्रांगली रिफ्रैक्टेड या बेटा स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड, ये शब्द यूज कर रखे होते हैं। पहचान जाओगे इससे, तो बाकी तो फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों
मैं तो बेटा इसी से काम चलाऊंगा, तुम बेटा नया लिखो। मैं चाहता हूं कि हमारा जो सरफेस 2 है ना वो डार्क हो। अब ऑफ कोर्स किसी न किसी लैम्डा के लिए तो डार्क भी होगा, किन के लिए होगा देखते हैं बेटा। मैं चाहता हूं कि हमारा सरफेस 2 जो है वो डार्क हो। डार्क हो मतलब वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो। इंटेंसिटी अगर मिनिमम होगी तो तुम जानते हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम जानते हो कि इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। बेटा जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, इसको तुम 2n + 1 पाई भी लिख सकते हो, 2n - 1 पाई भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, कोई इनमें अंतर नहीं है। फेज बेटा बता चुका हूं, यहां तक तो एक साथ आ रहे थे, एक सीधा निकल गया। ट्रांसमिट में कोई फेज वेज ऐड नहीं करते। जो दूसरा वाला हिस्सा था वो अंदर गया, वापस आया, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस टर्न की 2 म्यूटी, उसके कारण फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई लैम्डा × 2 म्यूटी। रिफ्लेक्शन के कारण मैंने कोई फेज इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि बेटा उसका रिफ्लेक्शन किन से हुआ है, रेयर मीडियम से हुआ है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस की अगर बात करोगे तो फेज डिफरेंस आपके पास आएगा 2 पाई लैम्डा × 2 म्यूटी -0 एंड इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ले बेटा, इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और मेरे पास इक्वेशन आ गई है 4 म्यूटी is 2n + 1 लैम्डा। ये मेरे पास 4 म्यूटी is 2n + 1 × लैम्डा। ये वो लैम्डाज होंगे 4 म्यूटी अपॉन 2n + 1। ये वो लैम्डाज हैं जो आपके इस सरफेस 2 पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं। और मैं इनके लिए कह सकता हूं कि दीज लैम्डाज आर पुअरली ट्रांसमिटेड, बड़ा पुअरली रिफ्रैक्टेड भी कह सकते हो। यह मैं कह सकता हूं कि इन लैम्डास की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। तो अगर ऑब्जर्वर यहां कहीं खड़ा है तो कुछ लैम्डास ऐसे होंगे बेटा जो जिनके कलर आपको सरफेस 2 पर ज्यादा नजर आएंगे। वो लैम्डास बेटा वो थे जिनकी एक इक्वेशन थी कि 2 म्यूटी = n लैम्डा। कुछ कलर्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत कम नजर आएंगे। जो कलर्स कम नजर आएंगे उनके लैम्डा होंगे इस फॉर्मूले से कि 2n + 1 × लैम्डा इज 4 टाइम्स म्यू टी। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ऐसे बेटा हम बड़े आराम से ये चीजें याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अच्छा, मैं यहां से एक बात और बोलूंगा कि ये लैम्डा वही आ गया है जो सरफेस 1 पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ था। जो सरफेस 1 पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ था वही सरफेस 2 पर पुअरली ट्रांसमिट हुआ है। कारण हम जानते हैं भाई, सरफेस 1 पर ही उसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके मोस्टली इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो बेटा यहां पर ट्रांसमिट तो कम ही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि नेट इंटेंसिटी, नेट एनर्जी तो आपकी कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। तो बेटा ये आंसर वही आ गया जो सरफेस 1 में स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ था, वही आपका सरफेस 2 पर पुअरली ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। इनके जो रिलेशंस थे बेटा आप याद रख सकते हो, ना भी याद रखो बेटा बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम खुद सोच भी सकते हो। ठीक है, याद रखोगे तो बड़ा ऑब्वियस बात है, कोई फॉर्मूला बेस्ड अगर सवाल आएगा तो हम वो सटाक से कर लेंगे। हमारे पास बच्चों ये कोई थिन फिल्म है इस तरह से, ऐसी बड़ा थिन फिल्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा 1.1 है। इसकी थिकनेस जो है बेटा वो 2 माइक्रोमीटर है। हमने लाइट गिरा रखी है बेटा ऐसे, लाइट बेटा ऐसे बोल दो मैंने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरा रखी है ऐसे। ऊपर वाली सरफेस को मैंने सरफेस 1 बोल दिया, नीचे वाली सरफेस को मैंने सरफेस 2 बोल दिया। ठीक है ना, ऑफ कोर्स यहां थोड़ा बाहर भी जाएगी, ऐसे सब होंगे। ठीक है, फाइंड wavelength which are strongly reflected। बड़ा कौन से लैम्डा जो होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगे। आप बोलो सर याद ही मुझे,
सरफेस 1 से जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगे उसकी मेरे पास इक्वेशन थी 4 म्यू टी इज टू एन प्लस 1 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 4 म्यू। म्यू इज 1.1 इंटू thickness is 2 into 10 raised to power minus 6 upon any odd number, that is let's say 2n plus 1। बेटा कितना आ गया? that is 8.8 into 10 raised to power minus 6 upon 2n plus 1 meter, that is 8800 nanometer अपॉन 2n प्लस 1। सही बेटा, बढ़िया। बहुत सारे बेटा इस तरह की वैल्यू आ गया आपके पास। मैं n को अगर 0 रखूंगा तो 8800 अपॉन 1 नैनोमीटर। अगला होगा 8800 बेटा n को 1 रखना तो नीचे आ जाएगा 3 नैनोमीटर। अगला आएगा 8800 अपॉन 5 नैनोमीटर एंड सो ऑन। बहुत सारे आंसर आ गए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट के साथ साथ मैं ये पूछ लूं कि सरफेस 2 ने पुअरली ट्रांसमिट किया है, तो आप बोलोगे सर सेम आंसर आएगा। जो सरफेस 1 से स्ट्रांगली ट्रांसमिट हुआ है वही सरफेस 2 से पुअरली ट्रांसमिट हुआ है। तो अगर सवाल में मैंने अगर पुअरली ट्रांसमिट भी लिखा होता या पुअरली रिफ्रैक्टेड भी लिखा होता या पुअरली ट्रांसमिटेड भी लिखा होता, इवन देन आंसर वुड हैव बीन सेम आंसर था। ये सारे के सारे जो लैम्डास होंगे ये बेटा आपके सरफेस 1 पर ये कलर ज्यादा नजर आएंगे। ये जितने कलर होंगे ये सारे के सारे सरफेस 1 पर ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, सवाल लिखिए बेटा, विच लैम्डास आर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड। अब आप जानते हो जो स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड होते हैं वो सरफेस 2 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं, और सरफेस 2 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई है 2, 1.1। टी कितना बेटा? 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 अपॉन एन, दैट इज 4.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 अपॉन एन। बेटा मैं उसको 4400 अपॉन एन नैनोमीटर भी लिख सकता हूं। तो बेटा मेरे पास बहुत सारे आंसर आ गए। 4400 नैनोमीटर, 4400 अपॉन 2 नैनोमीटर, 4400 अपॉन 3 नैनोमीटर एंड सो ऑन। ये सारी के सारी वेवलेंथ वो है जो सरफेस 2 स्ट्रांगली ट्रांसमिट कर रही है। अगर मैंने सवाल में ये पूछा होता फाइंड द लैम्डास विच आर पुअरली रिफ्लेक्टेड, कि सरफेस 1 ने पुअरली रिफ्लेक्ट किया होगा, उनका आंसर क्या होगा? सेम आंसर आएगा। जो आपके सरफेस 2 ने स्ट्रांगली ट्रांसमिट किए होंगे वही बेटा सरफेस 1 ने पुअरली रिफ्लेक्ट भी किए होंगे। दीज आर द आंसर्स। फॉर्मूला याद हो जाए और अच्छी बात है, ना याद हो बेटा तब भी हम सारा काम तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का ही टॉपिक है, आईआईटी एडवांस का टॉपिक नहीं है। तो ऑफ कोर्स बेटा हम कुछ डेरिवेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, हमारे काम के लिए। हाँ, लेकिन डिफ्रैक्शन पर अगर जेई मेन में देखें तो ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही आते हैं। तो अगर मैं ढंग से फॉर्मूला पता हो तो हम बड़े आराम से सारा का सारा काम निपटा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उन फॉर्मूला की बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का है, एडवांस का नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात सुनिए बेटा, क्या डिफ्रैक्शन है, कहानी सुनिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ बेटा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि लेट्स से यहाँ पर एक बॉय है और यहाँ बेटा मान लीजिए कोई ना कोई बीच में एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, और इसके उस तरफ कोई गाड़ी है। ये गाड़ी है बेटा, ये गाड़ी ऐसे हॉर्न ब्लो कर रही है बेटा, ऐसे हॉर्न बजा रही है। ये बीच में कोई ब्लॉक है, ब्लॉक बीच में आ गया, गाड़ी इस तरफ है, बालक इस तरफ है। जैसे इसने हॉर्न बजाया, ये बालक बड़े आराम से उस हॉर्न की आवाज को सुन पाएगा।
इट मीन्स दैट कि समहाउ जो आपके साउंड वेव है वो यहां तक पहुंच पा रही। जो साउंड वेव गाड़ी से निकली है वो साउंड वेव किसी तरीके से इस बालक तक पहुंची है, तभी तो ऑब्वियस बात है कि जो हॉर्न ब्लो किया गया था वो बालक सुन पा रहा है, क्योंकि जो साउंड वेव वहां से भेजी गई है वो किस तरह से बालक के पास पहुंची है। लेकिन ये बालक जो है ना, ये इस गाड़ी को देख नहीं पा रहा। इस बात का मतलब ये हो कि इस गाड़ी से जो लाइट है वो गई, लेकिन इस बीच वाला जो ब्लॉक लगा हुआ है इसको पार नहीं कर पाई, तो ऑफ कोर्स इस बालक तक लाइट वेव नहीं पहुंच पाई। लाइट वेव नहीं पहुंच पाई लेकिन साउंड वेव पहुंच पाई। मैं इस बात का एक एग्जांपल और दूं, जैसे अभी गेट के बाहर ऑफ कोर्स बड़ा कुछ लोग बड़ा मान लीजिए बातें कर रहे हैं, मान लो कि ALK सर और MT सर बातें कर रहे हैं, तो ALK सर और MT सर की बातें मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे ALK सर और MT सर ऑफ कोर्स बंद दरवाजे में दिखाई तो नहीं दे रहे। उनकी बोली गई बातें मैं सुन पा रहा हूं, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि उनसे निकली हुई साउंड वेव मेरे कानों तक पहुंची है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि उनसे निकली हुई लाइट वेव मेरे तक नहीं पहुंची है। आखिर वेव्स ने अलग अलग तरीके से बिहेव क्यों किया, लाइट वेव ने और साउंड वेव ने अलग अलग तरीके से बिहेव क्यों किया? तो इसके पीछे कारण यह है कि जो साउंड वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइट वेव, और इस कारण से क्या हुआ कि जो साउंड वेव आई है उसने इस रीजन के अंदर जो भी उसके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट्स आई हैं उनके कॉर्नर पे जैसे ही वो साउंड वेव टकराते ही वो साउंड वेव हर तरफ फैल गई। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि बाहर से MT सर, आलोक सर बातें कर रहे हैं, तो उनके बोलने से जो साउंड वेव निकली वो दरवाजे का जो सबसे नीचे वाला एज होगा, कॉर्नर होगा, वहां पर साउंड वेव जाएगी, टकराएगी और टकराने के बाद हर तरफ फैल जाएगी। दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। टकराकर इस तरह से फैलने के लिए जो भी एजेस हैं या फिर जो कॉर्नर्स हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं वो उस वेव के लैम्डा के ऑर्डर में होने चाहिए। साउंड का लैम्डा ठीक ठाक होता है, इस कारण से जो भी डायमेंशंस वगैरह होती हैं बट वो भी ठीक ठाक डायमेंशंस, और जो भी कॉर्नर्स होते हैं उनकी लेंथ विड्थ वगैरह होती है वो भी लगभग उसी ऑर्डर में होती है, और इस कारण से साउंड वेव जैसे किसी कॉर्नर पर टकराती है हर तरफ फैल जाती है, एंड दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। लाइट भी डिफ्रैक्ट कर सकती है लेकिन उसके लिए जो एजेस हैं वो उसके लैम्डा के ऑर्डर में होने चाहिए, एंड वी नो दैट कि लाइट का लैम्डा तो बहुत कम है, और लाइट का लैम्डा बहुत कम है, तो ऐसी कोई एज हो, ऐसा कोई कॉर्नर हो जिसकी डायमेंशंस लाइट के लैम्डा के ऑर्डर में हो, तो जैसे ही वहां से लाइट टकराएगी उसके बाद टकराने के बाद लाइट हर तरफ फैल जाएगी, एंड दिस फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ए कॉर्नर whose dimensions are in the order of the wavelength of light is known as diffraction। तो साउंड वेव का डिफ्रैक्शन इतना हम ज्यादा ऑब्जर्व इसलिए कर पाते हैं क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ होती है ज्यादा, और उसके कारण जो भी कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनकी डायमेंशंस मोर और लेस साउंड की लैम्डा के ऑर्डर में होती है, और उनसे टकराने के बाद साउंड हर तरफ फैल जाती है। लेकिन लाइट वेव तब तक सीधी चलती रहती है जब तक वो ऐसे किसी कॉर्नर से ना टकरा जाए जिसकी डायमेंशन लाइट वेव के लैम्डा के ऑर्डर में। अब लाइट वेव का लैम्डा तो बहुत ही कम होता है, और उसके ऑर्डर के अगर मान ले कॉर्नर और एजेस अगर उस ऑर्डर में नहीं है तो वो डिफ्रैक्ट नहीं होगी। डिफ्रैक्ट कब होगी? जब आपके पास कोई ऐसी ओपेक ऑब्जेक्ट हो जिसमें कोई मान लीजिए पिन होल हो या फिर कोई स्लिट हो जिसकी डायमेंशंस लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, तो जैसे ही लाइट उस डायमेंशन उस पिन होल को क्रॉस करेगी, उस स्लिट को क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करते ही लाइट जो होगी वो इस तरह से हर तरफ फैल जाएगी, एंड दिस फेनोमेनन ऑफ स्प्रेडिंग लाइट इन द शैडो रीजन्स व्हेन इट एनकाउंटर्स ए कॉर्नर ऑफ द डायमेंशंस इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ये तो बड़ा एग्जाम्पल था, बाकी हम इस बात को ढंग से लिखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। सुनिए बेटा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, कार्डबोर्ड है, और इसमें मैंने एक छोटा सा पिन होल कर रखा है बेटा। मैंने छोटा सा पिन होल कर रखा है इस तरह से, जिसका डायमीटर है बेटा लेट्स से ए। ये बेटा पिन होल है, बस ऐसे। इधर से हमने लाइट भेज दी बेटा, इधर से हमने लाइट भेज दी। लाइट की जो वेवलेंथ है वो पिन होल के डायमेंशंस के ऑर्डर में है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो लाइट होगी वो बड़ा सीधी की सीधी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि जैसे ही इस पिन होल से लाइट जाएगी उसके बाद लाइट जो होगी वो इस तरह से फैल जाएगी,
और जैसे बेटा इस तरह से फैल जाएगी, आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है, यहां पर तो लाइट आनी थी, लेकिन बेटा यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लाइट पहुंचेगी, यहां पर भी लाइट पहुंच गई है. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एंड स्प्रेडिंग इन द शैडो रीजन व्हेन इट एनकाउंटर्स a corner or opaque object whose dimensions are in the order of wavelength of light is known as diffraction. इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूं. बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये बेटा कोई डिस्क है और इस डिस्क की डायमेंशन बेटा a है, मतलब इसका डायमीटर a है और ये लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर में ही है. ठीक है बच्चों, हमने इधर से बेटा लाइट डाल दी, हमने बेटा लाइट डाल दी ऐसे. तो इसके सामने जो कार्डबोर्ड अगर मैं रख दूं तो उस कार्डबोर्ड पर जो लाइट आएगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस. हल्की हल्की बेटा जो लाइट होगी वो इस तरह से बैंड हो जाएगी. बाकी हर जगह तो लाइट पहुंचेगी बेटा. जो डिस्क है उसकी शेडो ऐसी सी बनेगी बेटा, ऐसी शेडो, बिल्कुल सीधी लाइट में जाकर बेटा लाइट हल्की सी बैंड हो गई है. एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इन द शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन. तो बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिएगा. व्हेन लाइट एनकाउंटर्स एन opaque object, edges, corners having dimensions in the order of wavelength of light, comma, light bends and spread into the shadow region. बेटा shadow region मतलब जहां पर पहले लाइट नहीं जा रही थी बेटा उस तरफ ही मुड़ गई है. and spreads into the shadow region. This phenomenon is known as diffraction. आगे लिख लें बेटा, this phenomenon is known as diffraction. बेटा इस phenomenon को हम diffraction कहेंगे. I hope it's okay. जो एग्जैक्ट बेटा डिफ्रैक्शन है उसमें थोड़ी फ्रिंजेस वगैरह बनती हैं. किस तरह की फ्रिंजेस वगैरह बनती है मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं. ये थोड़ा मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया. किस तरह की फ्रिंजेस वगैरह बनेंगी सुनिएगा. अगर आपके पास इस तरह से कोई कार्डबोर्ड हो, यूं बेटा इसमें एक छोटा सा पिन होल हो, बाकी बेटा आपका ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट. यहां से बेटा हमने लाइट भेजी, बेटा जैसे हमने लाइट भेजी लाइट हर तरफ फैलेगी. और अगर मैं इसके सामने एक स्क्रीन रख दूं, एक दूसरा कार्डबोर्ड रख दूं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. बिल्कुल सामने सामने सबसे पहले बेटा एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, फिर थोड़ा सा डार्क रीजन, फिर एक सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज और बन जाएगी ऐसे, फिर वापस से डार्क रीजन आएगा और फिर से बेटा एक आपकी डार्क फ्रिंज आ जाएगी. फिर एक डार्क आ जाएगी, फिर एक इस तरह से ब्राइट आ जाएगी. ऐसे सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी. सबकी इंटेंसिटीज बराबर नहीं होगी. ये ज्यादा इंटेंस होगी सेंट्रल वाली, फर्स्ट की इंटेंसिटी कम होगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी और कम होगी, और थर्ड ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी तो और कम होगी. ये बेटा सेकंड थर्ड फोर्थ जो है इनकी इंटेंसिटी इतनी कम हो सकती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट और पहली नजर आए, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे आओगे बेटा वैसे वैसे इंटेंसिटीज लगातार घट सकती है. तो सबसे अंदर वाली जो है बेटा इसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कह सकते हैं. ठीक है बेटा, ये आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. ऐसे बेटा ये आपकी सेकंड ब्राइट फ्रिंज. अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे करेंगे तो हो सकता है कि बेटा हमें
सिर्फ और सिर्फ ब्राइट नजर आए और पहली नजर आए, सेकंड थर्ड आपको नजर भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो इसलिए कि जैसे जैसे आप बाहर आओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी लगातार घटती रहती है। तो ऐसी आपको सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आएंगी, ऐसी आपकी सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आएंगी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइट सिर्फ आगे जाएगी, नहीं बेटा आगे नहीं गई, इधर उधर भी लाइट गई है। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, इस तरह से लगातार कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगातार चलते रहेंगे। फिर ना आगे चलते हैं। ये तो बात हुई अगर अच्छा हम बेटा इसका फॉर्मूला वगैरह भी देखेंगे आगे जाके, पहले मैं एक बार सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूं कि क्या क्या कहानी है। सिंगल स्लिट हुई बेटा, मान लीजिए आपके पास इस तरह से स्लिट हुई, ये आपके पास एक कार्डबोर्ड और इसके अंदर आपने स्लिट बना रखी है ऐसे, बाकी थोड़ा ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस स्लिट की जो थिकनेस है वो आपके पास ए है, और जैसे मैंने कहा कि ए जो है ये मोर और लेस बेटा इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसे आउटराइटली बड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमने बेटा लाइट इस तरह से फेंक दी, हमने लाइट इस तरह से फेंक दी। जैसे ही हमने इस तरफ से लाइट फेंक दी, सामने जो रीजन होगा उस पर मैंने ऐसे एक स्क्रीन बना दी बेटा। जैसे बेटा स्क्रीन बना दी, सबसे पहले बेटा आपको बीचों बीच एक ऐसे, यहां बेटा आपको ब्राइट नजर आएगा, फिर डार्क नजर आएगा, फिर वापस से बेटा आपको एक ब्राइट नजर आएगा, इधर भी ब्राइट नजर आएगा। ये सबसे ज्यादा इंटेंस होगा। अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी तो बेटा इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 होगी, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 होगी। इंटरफेरेंस के अंदर याद कीजिए सेंट्रल वाले का और फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी सेम ही हुआ करती थी बेटा, यहां पर ऐसा नहीं है। सेंट्रल वाले की अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो जो पहली फ्रिंजेस बनेंगी, जो अगली ब्राइट बनेंगी बेटा, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी उसके मुकाबले। इवन जो अगली आएगी बेटा, नेक्स्ट आएगी, वो और छोटी होगी, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी। इसकी बेटा रफली आई नॉट बाई 61, ये भी बेटा आपकी आई नॉट बाई 61। ये याद नहीं करना बेटा, ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा हूं कि इंटरफेरेंस के अंदर इसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट तो इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी भी आई नॉट, इसकी भी आई नॉट। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो सेंट्रल मैक्सिमा के मुकाबले लगभग लगभग 22 टाइम्स लेस ब्राइट होगा, और जो आपका सेकंड मैक्सिमा है वो सेंट्रल मैक्सिमा के मुकाबले लगभग लगभग 61 टाइम्स लेस ब्राइट होगा। तो सबकी ब्राइटनेस बराबर नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट अगर हम अच्छे कंडीशंस में ना करें तो हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा नजर आए, ये वाले की इंटेंसिटी इतनी कम हो कि वो मैं ढंग से दिखाई भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है। और ऑफ कोर्स बड़ा सेकंड मैक्सिमा को देखना तो और मुश्किल हो जाएगा, उनकी इंटेंसिटीज तो और कम रहेगी। ठीक है, ये इंटेंसिटीज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला जरूर है, लेकिन है ना उसकी कोई ना डेरिवेशन की जरूरत है, ना इवन फॉर्मूले की भी कोई खास जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे बताने के लिए बता दिया, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। हालांकि इन फॉर्मूला पर आज तक ना कोई सवाल आया है, ना ही आएगा। ठीक है, ना ही इन वैल्यूज पे कोई सवाल आएगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि सारी इंटेंसिटीज बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं बेटा हर इंफॉर्मेशन जो दे दी तुम याद कर लो, ठीक है, इनको कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही बेटा साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते बोल ही देता हूं कि किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है और किस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आगे चलिए बच्चा, नेक्स्ट इज बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बेटा नेक्स्ट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। हमारे कोर्स में दो डिफ्रैक्शंस हैं, एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और बेटा एक वो जो मैंने आपको बताया था बेटा क्या कहते हैं पिन होल वाला। दोनों हम आराम आराम से देखते हैं। पहले हमारे लिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए बेटा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग एक बार के लिए
सेंट्रल मैक्सिमा डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए बच्चों, ये आपके पास बड़ा पहला कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड था बड़ा आपके पास बोर्ड था, उसमें कट लगा दिया ऐसे ब्लेड से, बिल्कुल ऐसा कट लगा दिया, बहुत कम थिकनेस का। इसमें सिर्फ एक स्लिट है और स्लिट की थिकनेस आपके पास ए है। ए इज थिकनेस ऑफ स्लिट। फेयर एनफ। यहां से बड़ा हमने लाइट गिराई, यहां से हमने लाइट गिराई। जैसे ही लाइट गिराई, सामने बड़ा आपके पास ये स्क्रीन है, सामने बड़ा आपके पास ये स्क्रीन है। इस सिंगल स्लिट के बीचों बीच जो पॉइंट है, बीचों बीच जो पॉइंट है, उसके सामने ये जो पॉइंट है बेटा, दिस विल बी योर सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आएगी एंड दिस पॉइंट विल बी योर सेंट्रल मैक्सिमा। दिस पॉइंट विल बी योर सेंट्रल मैक्सिमा। द मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा, और यहां पर इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा आएगी। लेट से बेटा यहां पर इंटेंसिटी एक बार के लिए आई नॉट है। लेट से सर ये सामने वाले पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा क्यों आया? पहले तो बता रहा हूं कि बेटा सामने सेंट्रल पॉइंट पे, सॉरी बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। अब क्यों आएगा इस बात को भी हम डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके लिए मैं थोड़ा सा नया डायग्राम बना रहा हूं। पहली बात तो बिल्कुल सामने बेटा सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। आया क्यों? सुनना, ये मेरे पास बेटा हमारी स्लिट, बड़ा बहुत कम थिकनेस है, सिर्फ डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। इसकी थिकनेस आपके पास बेटा ए है, ठीक है। ये सामने आपके पास स्क्रीन है, आपने बेटा लाइट भेज रखी है ऐसे, आप बेटा लाइट भेज रखी है ऐसे, ठीक है। जो प्लेनार लाइट है उसके अंदर बेटा तुम जानते हो बाय हाइगन्स प्रिंसिपल all these points are oscillating in same phase. All these points are oscillating in same phase, and these points are known as your beta secondary wave sources. Are known as secondary wave sources. मैं ऐसे नाम निकाल सकता हूं कि ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, ये आपके पास Sn है। ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों तुम ऐसे इमेजिनरी पॉइंट्स मान सकते हो जो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और वो खुद ऐसे सर्कुलर वेव फ्रंट्स लगातार निकालते रहेंगे। इस तरह से सर्कुलर वेव फ्रंट्स खुद निकालते रहेंगे। अब इस पॉइंट पर जो लाइट आ रही है मैं उसको ऐसे इमेजिन कर सकता हूं कि ये जो लाइट आ रही है वो बेसिकली S1 से भी आ रही है, S2 से भी आ रही है, S3 से भी आ रही है, S4 से भी आ रही है और Sn से भी आ रही है। n इस बड़ा, मैंने कहा ना, हजारों करोड़ों अरबों खरबों हम इस तरह के सोर्सेज मान सकते हैं। अब होगा क्या कि ये जो बिल्कुल सामने वाला पॉइंट है, सबसे ऊपर ही ऊपर जो पॉइंट होगा वो, और जो सबसे नीचे नीचे जो पॉइंट होगा वो, ये दोनों यहां से समान दूरी पे होंगे। ये बेटा दोनों यहां से सेम डिस्टेंस पे होंगे, और अगर दोनों बेटा अगर यहां से सेम डिस्टेंस पे होंगे तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? जीरो। और दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और दोनों के बीच में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों ऑफकोर्स बेटा यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। अब सुनना, सबसे ऊपर वाले पॉइंट से कुछ डिस्टेंस नीचे, और इस सबसे नीचे वाले पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस ऊपर, अगर मैं दो अलग अलग पॉइंट लूं तो ये दोनों पॉइंट के लिए भी ये वाला पॉइंट तो सिमेट्रिक है। यहां से जो लाइट आएगी वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यहां से जो लाइट आएगी वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो बराबर होगी। और अगर ये दोनों डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल्ड अगर बराबर होगी तो अगेन आपका पाथ डिफरेंस जीरो होगा, और पाथ डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो ये दोनों भी बड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते रहेंगे। इस तरह से बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि जो सामने वाला पॉइंट है इसके ऊपर मैं अगर बेटा मान लीजिए कि
कुछ पॉइंट सोर्सेज मान लो और इसके नीचे बड़ा कुछ ना कुछ इस तरह के सेकेंडरी वेव सोर्सेज मान लो, तो ऐसे पेयर बना बना के पार्ट डिफरेंस जीरो रखेंगे, फेज डिफरेंस जीरो रखेंगे, और यहां पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी सबसे ज्यादा, और बेटा ये होगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा ही था कि बेटा हाइगन प्रिंसिपल इसी कारण तो बेस्ट था, इसी कारण तो हम हाइगन प्रिंसिपल पढ़ पा रहे थे, क्योंकि डिफ्रैक्शन जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन को भी हमारा हाइगन प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर पा रहा था कि लाइट यूं आएगी, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, हम उन सारे के सारे पॉइंट्स को पॉइंट सोर्सेज मान सकते हैं, और इन पॉइंट सोर्स को मानूंगा तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे नीचे वाला पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट, फेज डिफरेंस जीरो, उनसे बड़ा एक्स डिस्टेंस नीचे दो पॉइंट सोर्स और लूंगा, अगेन पार्ट डिफरेंस जीरो, फिर बड़ा मान लो कि और डिस्टेंस नीचे और पॉइंट लूंगा, ऐसे बड़ा पेयर बना बना के पार्ट डिफरेंस जीरो रखेंगे, पार्ट डिफरेंस जीरो रखेंगे तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो ये मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट जो है स्क्रीन पर सामने, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमने सेंट्रल मैक्सिमा देख लिया, आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट मिनिमा देख रहे हैं बेटा, कि पहला मिनिमा कहां पर होगा, और अच्छा लॉजिक होगा बेटा, बढ़िया लॉजिक होगा, लेकिन हम याद भी रखेंगे। मैं लॉजिक भी बताऊंगा, लेकिन आखिर में हम बेटा याद भी तो रखेंगे यार। फर्स्ट मिनिमा, पहला मिनिमा कहां होगा, उसके डेरिवेशन सुनना, लॉजिक सुनना, बढ़िया है। बेटा आपके पास स्लिट, मैंने कट लगा दिया, ये लीजिए बेटा आपके पास ये सिंगल स्लिट है, इसकी थिकनेस बेटा आपके पास ए है, बेटा ए बहुत छोटी है, डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए बना रखा है मैंने। ये मेरे पास बीचों बीच से गुजरने वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम आई, वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा था। कहीं ना कहीं आपका बेटा मिनिमा आएगा, कहां मिनिमा आएगा अभी देखते हैं, चिंता मत करो, आराम सुनना। लाइट आई बेटा आपके पास ऐसे, बेटा लाइट आई आपके पास ऐसे, ठीक है, लाइट ऐसे आई, तो मैं जानता हूं कि यहां पर सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, यहां पर मैं हजारों करोड़ों अरबों खरबों सेकेंडरी वेव सोर्सेज मान सकता हूं, पॉइंट सोर्सेज मान सकता हूं बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, और सबके सब ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स लगातार निकालते रहेंगे, और यहां पर इन पॉइंट पर मैं ऐसा मान सकता हूं कि वो जो हजारों करोड़ों अरबों खरबों जो सेकेंडरी वेव सोर्सेज हैं उनके कारण इंटरफेरेंस हो रहा है, और अगर वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो तो मैक्सिमा आएगा, और अगर वो इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो वो मिनिमा आएगा। ठीक है, नाउ आई हैव सम प्लान। मेरे पास बेटा यहां से यहां तक खूब सारे सेकेंडरी वेव सोर्सेस हैं। मैं एक काम करता हूं कि यहां से यहां तक 100 वेव सोर्स मान लेता हूं। मैं यहां पर वेव सोर्स मान लेता हूं S1, यहां कहीं मैं मान लेता हूं S2, ऐसे चलते चलते बेटा यहां बीचों बीच में मान लेता हूं S50, मैं यहां मान लेता हूं S51, यहां चलते चलते बेटा मेरे पास S100। ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ 100 वेव सोर्स ही होंगे, हजारों करोड़ों अरबों खरबों होंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई, बड़ा बात समझ आ गई। अब सुनना बेटा इस बात को, अब आपका जो S1 है और जो S51 है उनके बीच में सेपरेशन जो है वो आपका a/2 है। पूरा सेपरेशन अगर आपके पास a है तो यहां से लेकर बीचों बीच के में सेपरेशन बेटा कितना होगा a/2। तो S1 और S51 के बीच में सेपरेशन है a/2। अब सुनना इस बात को, किसी भी पॉइंट पर लाइट S1 से भी आएगी और S51 से भी आएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन मेरे पास कितना है a/2। अब एक मिनट गौर करना, ये रहा आपका S1 और मैंने यहां कहीं ले लिया है S51,
और इनके बीच में बेटा मैंने सेपरेशन ले लिया है कितना, हाफ। ठीक है बेटा, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था बेटा, इनके बीच में 50 पार्ट्स होंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। S1 पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे वेव फ्रंट निकालेगा। S51 पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे वेव फ्रंट निकालेगा। इसमें से लाइट जाएगी ऐसे, इसमें से लाइट जाएगी ऐसे। लेट से बेटा उस पॉइंट की जहां पर मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है वहां की एंगुलर पोजीशन है थीटा। S1 से यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दो, खींच दिया बेटा। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल मेरे पास वापस से आ जाएगा थीटा। अगर ये है a/2 तो ये है a/2 का cos थीटा, और ये है आपका a/2 का sin थीटा। ये जो a/2 का sin थीटा है बेटा, यही आपका पाथ डिफरेंस है, और मैं चाहता हूं कि उस पॉइंट पर डार्क आए, तो बेटा मैं इस पाथ डिफरेंस को λ/2 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, λ/2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू λ/2, और यहां से मैंने 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल, और मेरे पास आ गया है a sin थीटा इज इक्वल्स टू λ। जिस पॉइंट पर आपका मिनिमा होगा उस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन मेरे पास आ गई है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ/a। क्या बढ़ा गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ/a। पहला मिनिमा जो है वो हमारे पास आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू λ/a। लेकिन बच्चे मुझे बोलेंगे सर यहां पर तो 100 सोर्स थे, आपने तो सिर्फ और सिर्फ S1 और S1 और S51 के लिए ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया है, सिर्फ बाकियों का क्या। अब बेटा जो सेपरेशन S1 और S51 के बीच में है वही कहानी तो S2 और S52 के बीच में होगी, वही कहानी तो S3 और S53 के बीच में कहानी होगी, वही तो S4 और S54 के बीच में कहानी होगी, और वही कहानी S50 और S100 के बीच में होगी। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो पाथ डिफरेंस S1 और S51 में है वही पाथ डिफरेंस S2 में और S52 में है, वही पाथ डिफरेंस S3 और S53 में है, और वही पाथ डिफरेंस S500 और 100 में है। तो मैं ऐसे बड़े आराम से इस बात को बोल सकता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि पूरी की पूरी जो स्लिट विड्थ थी उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ऊपर पार्ट वाले जितने आपके पॉइंट सोर्सेस थे, आपके जितने सेकेंडरी पॉइंट वेव सोर्सेस थे, वो नीचे वाले पार्ट के जितने सेकेंडरी वेव सोर्सेस थे उनके साथ पेयर बना बना के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते रहे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते रहे तो ऑफ कोर्स सब डिस्ट्रक्टिव तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम से कम आएगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम से कम आएगी तो वहां पर क्या आएगा आपके पास, मिनिमा आएगा। बड़ा क्या आएगा, मिनिमा आएगा, बड़ा आपके पास ये मिनिमा आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ/a। अगर बेटा ये λ/a छोटा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि थीटा इज नियरली इक्वल टू λ/a। अगर थीटा छोटा है, सॉरी अगर बेटा λ/a छोटा है तो आप कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू λ/a। और ऐसा फर्स्ट मिनिमा ऊपर होगा तो ऐसा फर्स्ट मिनिमा नीचे भी होगा। जैसी कहानी ऊपर बेटा ऑफ कोर्स वैसी कहानी आपकी नीचे। तो हम फर्स्ट मिनिमा पहचान गए कहां पर आएगा, जहां पर आपकी एंगुलर पोजीशन साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ/a होगी। तो चलिए बच्चों मैं इस बात को एक डायग्राम के थ्रू लिखता हूं। मैं 2 डायग्राम के थ्रू बेटा इन बातों को बताना चाहता हूं। पहली बात, पहला डायग्राम, ये आपके पास बेटा मिनिमा बता रहा हूं, अभी तक मिनिमा ही बता रहा हूं बेटा। ये आपके पास कार्डबोर्ड, ये बेटा आपके पास स्लिट जिसकी थिकनेस आपके पास ए, ओपेक, लाइट गिरी है ऐसे, लाइट गिरी है ऐसे। सामने ये बेटा आपके पास एक कार्डबोर्ड, बीचों बीच बेटा इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और ऐसे एक फ्रिंज बन जाएगी बेटा, ऐसे एक फ्रिंज बन जाएगी। बीचों बीच तो मैक्सिमा आएगा बेटा, बीचों बीच तो क्या आएगा, मैक्सिमा। जैसे ऐसे बाहर जाओगे बेटा लाइट की इंटेंसिटी घटेगी, यहां कहीं बेटा आपका फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, यहां कहीं बेटा आपका फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट मिनिमा, दिस इज माई फर्स्ट मिनिमा। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा।
स्लिट और स्क्रीन के बीच का अगर सेपरेशन आपके पास कैपिटल डी है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक तरह से पहली जो फ्रिंज है बेटा, मैं इसको फ्रिंज विड्थ कह रहा हूं। ये बेटा पूरी की पूरी डार्क से डार्क, बीच में ब्राइट, बड़ा पूरे फ्रिंज विड्थ है। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं कैपिटल डी इंटू 2 थीटा, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल डू थीटा। थीटा बेटा हम रफली देख चुके हैं लैम्डा अपॉन ए, दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, जिसमें लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए डिस्टेंस ऊपर मिनिमा है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए डिस्टेंस नीचे दूसरा मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा ये, फर्स्ट मिनिमा ये, मैंने दूसरा ऐसे बोल दिया, मतलब वैसे दोनों फर्स्ट मिनिमा ही है, ठीक। यहां से लैम्डा ए अपॉन ए डिस्टेंस ऊपर और यहां से लैम्डा डी अपॉन ए डिस्टेंस ऊपर और लैम्डा डी अपॉन ए डिस्टेंस नीचे, ही आपके दो मिनिमास है। बीच में आपके पास बेटा क्या है, मैक्सिमा, और ये हमारे पास एक तरह से पहली फ्रिंज है, ये हमारे पास पहली फ्रिंज। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बेटा हमारे पास पहली फ्रिंज। मैं इसको एक डायग्राम से और बताना चाहता हूं, इसी के साथ बना देता हूं, इसी के साथ बना देता हूं। ये तो तुम समझिए क्या, नहीं अलग से बना देता हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो सेंट्रल मैक्सिमा वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाओगे स्क्रीन में वैसे वैसे लगातार इंटेंसिटी घटेगी 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 घटेगी। जो हमारा फर्स्ट मिनिमा वाला पॉइंट आएगा बेटा, वहां पर इंटेंसिटी घटते घटते बेटा क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही फर्स्ट मिनिमा बेटा यहां कहीं भी आएगा, यहां पर इंटेंसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, 0। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है लैम्डा डी अपॉन ए, बेटा ये डिस्टेंस भी मेरे पास है लैम्डा डी अपॉन ए। पूरी विड्थ मेरे पास होगी 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी, सॉरी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। ये बेटा कर थोड़ा स्मूथ होगा यार, इट विल बी द कर्व। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। आगे चले, नेक्स्ट। ये था बेटा हमारा फर्स्ट मिनिमा। ऐसे ही बेटा हम सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा भी पहचान सकते हैं, बड़े आराम से पहचान सकते हैं। हालांकि फर्स्ट मिनिमा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन चलिए बेटा मैं आपको सेकंड मिनिमा बता रहा हूं। सेकंड मिनिमा के अंदर भी मैं मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि जो स्लिट की विड्थ होगी ना, मैं उसको इवन टाइम्स में डिवाइड कर दूंगा। पहली बार बेटा मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कारण देखना बेटा, आपके पास ये कार्डबोर्ड, ये आपकी बेटा स्लिट, बहुत कम थिकनेस बच्चा, इस थिकनेस सॉरी इस स्लिट की थिकनेस बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। वो बस मैंने डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए ऐसा दिखा रखा है। इसके सामने ये रही आपकी स्क्रीन, जो टोटल डिस्टेंस है वो बड़ा आपके पास यहां से यहां तक की ए है। मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, a/4, a/4, a/4 एंड a/4। अभी समझ में आ जाएगा मैं 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहा हूं। अब लाइट आएगी बेटा ऐसे, लाइट आएगी 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 ऐसे। यहां पर बहुत सारे तुम जानते हो बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स हम मान सकते हैं, सॉरी सेकेंडरी वेव सोर्सेज मान सकते हैं। सामने वाले पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जाएगी वो यहां पर पड़े हुए हजारों करोड़ों अरबों खरबों सेकेंडरी वेव सोर्सेज के इंटरफेरेंस से ही बनेंगी। मैंने क्या किया कि यहां पर एक पॉइंट ले लिया और वहां पर एक सोर्स मान लिया S1, और यहां पर बड़ा एक पॉइंट सोर्स ले लिया, लेट से बेटा मैंने कोई दूसरा नाम दे दिया, S' दे दिया, और मैंने कहा कि बेटा यहां से लाइट आएगी यूं, इससे लाइट आएगी यूं, और इन दोनों को मैंने सोचा कि यार इन दोनों बातें करते हैं।
मैंने यहां पर एक सोर्स ले लिया s और यहां पर एक दूसरा सोर्स ले लिया s डैश, बड़ा ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई है a/4। जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो उसकी एंगुलर पोजीशन बड़ा लेट से यहां से कितनी है थीटा। आगे एक बड़ा तुम कहानी जानते हो, मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, ये आ गया पाथ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आ गया है a/4 का साइन थीटा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करें, तो दैट इज इक्वल्स टू λ/2। तो मेरे पास आ गया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2λ/a, और अगर ये लैम्डा बहुत छोटा है तो थीटा इज नियरली इक्वल्स टू 2 टाइम्स λ/a। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड। पहले मिनिमा थीटा इक्वल्स टू λ/a पे, दूसरी मिनिमा 2λ/a पे। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसके और इसके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। सर ऐसे तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों सोर्सेज होंगे, सर उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? अब देखना, अगर मैं यहां से कुछ x डिस्टेंस नीचे यहां पर कोई सोर्स ले लूंगा तो यहां से उतनी ही x डिस्टेंस में नीचे यहां पर भी एक सोर्स ले सकता हूं। जो पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ऑफ कोर्स वही पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमेशा यहां वाला कैंसिल, यहां वाला कैंसिल, यहां वाला कैंसिल, यहां वाला कैंसिल, यहां वाला कैंसिल। फिर यही कहानी बेटा यहां बना दूंगा मैं। यहां पर जो सोर्स लूंगा और यहां पर जो सोर्स लूंगा उन दोनों की जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैलकुलेशन सेम बैठेगी। फिर मैंने यहां से x डिस्टेंस नीचे और यहां से x डिस्टेंस नीचे दो ऐसे सेकेंडरी सोर्सेज लिए, इन दोनों को वापस से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराऊंगा, वापस से कैंसिल। फिर यहां लूंगा, यहां लूंगा, फिर यहां लूंगा, क्या जाएंगे? हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। तो पेयर बना बना के बेटा क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और पेयर बना बना के अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास इस तरह कैलकुलेशन आएगी, थीटा इज इक्वल टू 2λ/a। तो आपका सेकंड मिनिमा जो आएगा वो बेटा थीटा इज इक्वल टू 2λ/a पे आएगा। सर थर्ड चाहिए मेरे को। हालांकि बेटा मैं कह रहा हूं ना, पहला मिनिमा इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बट कोई बच्चा जिद कर ले कि सर थर्ड मिनिमम चाहिए मेरे को, बेटा थर्ड मिनिमम चाहिए। इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे तो 6 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये विड्थ आएगी a/6, 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 a/6। जैसे तो 6 पार्ट में डिवाइड करेगा, पहली वाली विड्थ और दूसरी वाली विड्थ कैंसिल कर देगी, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, फिफ्थ और सिक्स्थ एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बस इतना सा फर्क होगा, यहां पर आ जाएगा a/6, बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? 3, 6 ऊपर जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर मिनिमा के केस में तो फॉर्मूला कितना शानदार सा आ गया कि साइन थीटा nth मिनिमा चाहिए तो इट विल बी इक्वल टू n λ/a। सिंपल। और मिनिमा बेटा हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट था। मैं तो दूसरा और तीसरा तो ऐसे बोल दिया। पहले मिनिमा से हम काफी हद तक आइडिया लगा चुके हैं। मेरे पास आ गया साइन थीटा n इज इक्वल टू n टाइम्स λ/a। पहला मिनिमा चाहिए थीटा को बेटा n को 1 रख दो, दूसरा मिनिमा चाहिए n को 2 रख दो, तीसरा मिनिमा चाहिए n को 3 रख दो, चौथा चाहिए n को 4 रख दो। ऐसे हम सारे के सारे मिनिमास बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिनिमाज याद करने मुश्किल तो नहीं है, मिनिमाज याद करने ज्यादा आसान थे। मैक्सिमाज की पोजीशंस याद करना थोड़ी सी मुश्किल होगी, मिनिमाज की पोजीशन याद करना थोड़ी सी आसान है। बट वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी डेरिवेशन बताई। अच्छा, डेरिवेशन तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहां से यहां तक 1 2 3 4 ऐसे करते सर मैं 100 सोर्स मान लेता हूं। यहां पर मैं एक सोर्स मान लेता हूं S1, मैं यहां पर एक सोर्स मान लेता हूं S26। ये दोनों एक दूसरे को 26 बटा, इसलिए मैंने 25 के 4 पार्ट डिवाइड कर दिया। S1 और S26 के बीच में क्या करा दिया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इन दोनों के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो S2 और S27 के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, S25 और S50 के बीच में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऐसे पेयर बना बना के बेटा क्या कर देंगे? कैंसिल। तो ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे सोच लो, हर तरीके से आपके आंसर्स तो सेम ही आएंगे। तो बड़े आराम से बड़ा मेरे सारी की सारी बात देख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे काम का है खास तौर से मिनिमा का।
तो पहला मिनिमा हमें पता लग गया, दूसरा मिनिमा पता लग गया, तीसरा भी पता लग गया, और हमें जनरल ट्रेंड भी नजर आ गया कि ट्रेंड भी कितना आसान है कि नहीं? ट्रेंड भी बेटा बहुत ही आसान सा था। चलिए बेटा मैक्सिमास देखते हैं। मैक्सिमास के अंदर हो सकता है कि बेटा ट्रेंड उतना अच्छा ना बने। पहली बात तो हम सेंट्रल मैक्सिमा देख चुके हैं बेटा, वो तो सेंटर पर ही आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच ही आ रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा तो बिल्कुल बीचों बीच ही आ रहा था बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल बीचों बीच आ रहा था। बाकी मैक्सिमास कहां पर आएंगे? चलिए बेटा मैं फर्स्ट मैक्सिमा बताता हूं कहां पर आएगा। हालांकि मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट मैक्सिमा वगैरह है बेटा, उनकी पोजीशंस इतनी ज्यादा हमारे किसी काम की नहीं आती, बट फिर भी सुन तो सकते हो। सुन लो अच्छा, फर्स्ट मैक्सिमा अगर निकालना हो बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट रखना। ये बेटा आपकी स्लिट, इस स्लिट की बेटा जो थिकनेस है ना, वो आपके पास ए है, ठीक है बच्चों, और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सुनो तो सही, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लाइट आएगी बेटा ऐसे, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यहां पर मैं जानता हूं कि हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों सेकेंडरी वेव सोर्सेज मान सकता हूं, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, a/3, a/3, a/3। ये आपका पहला a/3, ये आपका दूसरा a/3 सेक्शन, ये आपका तीसरा a/3 सेक्शन, ठीक है। इसके टॉप पर मैंने एक सोर्स मान लिया और इसके टॉप पर मैंने एक सोर्स मान लिया, ठीक। इससे भी लाइट जा रही है, इससे भी लाइट जा रही है, बिकॉज दीज टू आर सेकेंडरी वेव सोर्सेस। वो अपने आप में बेटा जी सर्कुलर वेव फ्रंट्स इस तरह से लगातार निकालते रहेंगे। सामने बेटा किसी पॉइंट मुझे इंटरफेरेंस देखना है, अभी दिखाता हूं। ये हमारे पास एक सोर्स, ये मेरे पास दूसरा सोर्स, दोनों के बीच में मेरे पास जो सेपरेशन मैंने डायग्राम में दिखा रखा है वो a/3 है। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है थीटा। मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, बार बार दिखा रखा है। ये a/3 तो ये a/3 cos थीटा, ये आपका a/3 sin थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज a/3 का sin थीटा। और इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दो। सर डिस्ट्रक्टिव क्यों कर दो? मैक्सिमा चाहिए मेरे को। सुनो तो सही, मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 λ/2। सर तो डिस्ट्रक्टिव, अरे चिंता मत करो, सुनो भी तो। इन दोनों के बीच में अगर डिस्ट्रक्टिव हो गया तो यहां से x डिस्टेंस नीचे अगर कोई सोर्स होगा और यहां से x डिस्टेंस नीचे कोई सोर्स होगा तो इन दोनों के बीच में भी आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, कैंसिल कर देंगे। फिर यहां से x डैश डिस्टेंस नीचे दूर और यहां से x डैश डिस्टेंस नीचे दूर, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस भी सेम होगा और वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करेंगे। और अगर ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो ये वाला जो a/3 हिस्सा है और ये वाला जो a/3 हिस्सा है, ये दोनों तो इंटरफेरेंस करके एक दूसरे को निपटा ही देंगे। निपटा देंगे मतलब इन दोनों के कारण बेटा वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी? 0। इसके कारण बच जाएगी। 3 पार्ट थे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ इसके कारण वहां पर इंटेंसिटी आएगी। वो इंटेंसिटी अच्छी खासी होगी और वही बेटा अगला आपका मैक्सिमा होगा। ये है बेटा तरीका निकालने का। लेकिन बच्चा बोलेगा सर सेंट्रल मैक्सिमम में तो पूरे के कारण आ रही थी, यहां पर तो सर सिर्फ a/3 कारण आ रही है। तो सर इसका मतलब जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा, क्या सर वो सेंट्रल मैक्सिमा जितना बड़ा होगा क्या? नहीं बेटा, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा जितना ब्राइट होगा क्या? नहीं बेटा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। मैं तो आपको लिखा भी चुका हूं कि फर्स्ट मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी की 1/22 थी, I0/22 थी। और वो कारण बेटा आपके पास यही है कि ये दोनों के कारण हो गई है कैंसिल और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी बचेगी।
तो आप कह सकते हो कि आपका जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कहां पर आएगा बेटा, वो आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ओह बेटा मैंने ये तो लिखा ही नहीं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2a पर। तो आप कह सकते बेटा बड़े आराम से, अगर आपके पास ये सिंगल स्लिट है तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा थीटा, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा इधर भी होगा बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा इधर भी होगा, ये वाला एंगल थीटा बेटा, ये वाला एंगल थीटा, और इस थीटा को तुम बड़ा बड़े आराम से लिख सकते हो, तो साइन इनवर्स लिख दो, ये बेटा उसकी वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो आप लिख सकते हो दिस थीटा इज नियरली इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2a, दिस इज 3 लैम्डा अपॉन 2, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं मैक्सिमा, अच्छा बेटा अगला मैक्सिमा अगर निकालना हो, अगला मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा निकालना हो, ये तो हो गया। अगर आपको सेकंड मैक्सिमा निकालना हो, और बेटा सेकंड मैक्सिमा पर तो आज तक भी आईटी में सवाल आए नहीं, लेकिन चलो हम निकाल लेते हैं। सेकंड मैक्सिमा निकालना हो तो अपनी जो पूरी स्लिट थी ना उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो पहली स्लिट, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा डिस्ट्रक्टिव कर देंगे, तीसरा और चौथा डिस्ट्रक्टिव कर देंगे, सिर्फ जो लास्ट का a/5 होगा सिर्फ उसके कारण इंटेंसिटी आएगी, और वो अगेन आपका अगला मैक्सिमा होगा। उसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर होगा, यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर आपका 5 आ जाएगा, तो उससे बड़ा बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपको मैक्सिमास चाहिए, अगर आपको मैक्सिमास चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा, तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा n इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a। बेटा n की वैल्यू को 0 नहीं रखना है, n की वैल्यू को 1 2 3 4 यही रख सकते हो। 0 पर तो बेटा 0 कैसे, 0 तो बेटा कहां पर आता है, 0 तो इस फॉर्मूले से आया नहीं था, 0 तो कहां पर आया था, सेंट्रल मैक्सिमा पे आया था, सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल सामने वाला। n को 0 नहीं रखना है, n को 1 रखोगे तो 3 लैम्डा अपॉन 2a। सेकंड मैक्सिमा चाहिए तो बेटा यहां पर 2 रख दो, 5 लैम्डा अपॉन 2a। तो सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा सारे के सारे पोजीशंस आएगी, n इक्वल टू 0 पर यह फॉर्मूला काम नहीं देगा। सेंट्रल मैक्सिमा तो हम जानते हो बिल्कुल सामने के सामने सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। आई होप बेटा इतना तो याद रख लोगे, n 0 नहीं रखना है, ऐसे नहीं बेटा n 0 रख दो। तो इन सब बातों को मिलाकर मैं बेटा कुछ बातें और बोलना चाहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास ये कोई स्लिट है जिसकी थिकनेस आपके पास a है, ये सामने स्क्रीन है, जिस स्क्रीन की बड़ा स्लिट से डिस्टेंस कैपिटल D है, लाइट हमने ऐसे डाल रखी है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो बिल्कुल बीचों बीच बेटा आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा, वहां पर इंटेंसिटी होगी सबसे ज्यादा I0, और बेटा जैसे जैसे नीचे और दूर जाओगे बेटा इंटेंसिटी लगातार घटेगी, इधर जाओगे लगातार इंटेंसिटी घटेगी 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 घटेगी, यहां कहीं फर्स्ट मिनिमा आएगा बेटा, वहां पर आपकी इंटेंसिटी 0, ये फर्स्ट मिनिमा आएगा, ये आपकी इंटेंसिटी आएगी 0, ये फर्स्ट मिनिमा। ठीक है बेटा, एंगल की बात करूं, लैम्डा छोटा मानते हुए साइन थीटा इज 1 लैम्डा अपॉन a, तो थीटा इज लैम्डा अपॉन a। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं दिस एंगल इज थीटा, this angle is also theta, this angle theta is lambda upon a, this angle theta is lambda upon a।
फर्स्ट मिनिमा से फर्स्ट मिनिमा, ये मेरी फ्रिंज विड्थ है, इसको मैंने बीटा बोल दिया है, एंड इट विल बी ऑफ कोर्स कैपिटल डी into this entire angle, that comes out to be capital D into 2 lambda upon A, that is 2D lambda upon A. Fair enough? ये थोड़ा मिनिमा है। इससे दूर जाओगे बड़ा, पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर कहीं ना कहीं फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमा आएगी। अगली बार जब इंटेंसिटी मैक्सिमा आएगी वो आपका फर्स्ट मैक्सिमा होगा। अगली बार जब आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमा आएगी बेटा, वो क्या आपका फर्स्ट मैक्सिमा होगा। लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा पर इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी यहां थी, यहां तो बहुत ज्यादा थी, अब अगला कम होगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे दूर जाओगे बेटा इंटेंसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर घटेगी 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 घटेगी। ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है। तो इस स्क्रीन पर जैसे आप जाओगे बेटा, पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कहीं के मैक्सिमम, फिर घटेगी घटेगी घटेगी, जीरो जाएगी। ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा, बड़ा फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। फिर दूर जाऊंगा, लगातार इंटेंसिटी घटेगी 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 बेटा, फिर से आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो बेटा। दिस इज योर सेकंड मिनिमा बेटा, दिस इज ऑल्सो योर सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा के लिए एन को 2 रखो, तो 2 लैम्डा अपॉन ए, मतलब ये पूरा जो एंगल है ये 2 लैम्डा अपॉन ए होगा। ये लैम्डा अपॉन ए है तो बेटा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आपके पास आ गया वापस से लैम्डा अपॉन ए। ये एंगल लैम्डा अपॉन ए बेटा, अगले की बेटा पोजीशन होता है 2 लैम्डा अपॉन ए बेटा, 2 लैम्डा अपॉन ए। ये एंगल आ गया आपके पास लैम्डा अपॉन ए। अगर मैं प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन लगाऊं कि एंगल बहुत छोटा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये डिस्टेंस आपके पास d है, ये एंगल लैम्डा अपॉन ए है, तो ये फ्रिंज विड्थ आएगी कैपिटल D इंटू थीटा, दैट इज कैपिटल D लैम्डा अपॉन ए। दिस इज ऑल्सो कैपिटल D लैम्डा अपॉन ए। सर अजीब सा लग रहा है, ये वाली फ्रिंज विड्थ ज्यादा दिख रही है और ये वाली फ्रिंज विड्थ कम दिख रही है, ये वाली और ये वाली बराबर दिख रही है। सर इसका मतलब पहली वाली फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी और अगली वाली फ्रिंज विड्थ जो होगी वो लगभग लगभग पहली वाली फ्रिंज विड्थ की हाफ होगी। बेटा क्या होगी? सर इंटरफेरेंस जब अपन पढ़ रहे थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, वहां पर तो सारे के सारे फ्रिंज विड्थ बराबर आई थी। हाँ बेटा वहां फ्रिंज विड्थ बराबर आई थी, यहां पर फ्रिंज विड्थ बराबर नहीं है। ये वाली सेंट्रल जो है उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी और अगलों की कम होगी, और रफली कहें तो हाफ होगी। मैंने अप्रोक्सीमेशन तो लिया बेटा, ठीक है, कि डिस्टेंस इज एंगल इनटू डी वगैरह, ठीक है, तो प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन तो है ही यार, समझ गए होंगे। एक बात और, अगर यहां पर आपकी इंटेंसिटी आई नोट है तो ये वाली इंटेंसिटी आई नोट बाई 22 होगी बेटा, ये वाली इंटेंसिटी आपकी आई नोट बाई 22 होगी रफली। आगे चलें, थर्ड मिनिमा का बेटा, फिर और दूर जाऊंगा, पहले इंटेंसिटी बेटा जैसे दूर जाऊंगा इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी मैक्सिमम होगी, फिर घटेगी घटेगी जीरो हो जाएगी। तो आगे जाऊंगा थोड़ा, फिर से ऐसा होगा, आगे जाऊंगा फिर से ऐसा होगा। ये जो बीच में इंटेंसिटी मैक्सिमम आई है बेटा, ये आपका सेकंड मैक्सिमा है। ये बेटा आपका सेकंड मैक्सिमा, और ये जो पॉइंट है बेटा ये आपका थर्ड मिनिमा है। ये वाला पॉइंट भी बेटा आपका थर्ड मिनिमा। सर थर्ड मिनिमा की पोजीशन निकाल लियो बेटा, यहां पर 3 रख दो, 3 लैम्डा अपॉन ए। तो जो एंगल होगा, जिस एंगुलर पोजीशन पर ऐसा होगा, दैट इज 3 लैम्डा अपॉन ए बेटा, वो एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा अपॉन ए है, तो 2 लैम्डा अपॉन ए, तो ये हो गया। तो बेटा ये वाला एंगल आपके पास वापस से आ गया है लैम्डा अपॉन ए। ये डिस्टेंस बेटा अब भी लगभग लगभग कैपिटल डी के आसपास ही है, ठीक है, थीटा तो छोटा ही है। तो इस डिस्टेंस को आप वापस से कह सकते हो कि दैट इज कैपिटल डी इंटू थीटा, दैट इज कैपिटल डी इंटू लैम्डा अपॉन ए। ये आपकी फ्रिंज विड्थ आ गई है, ये फ्रिंज विड्थ आपके पास।
आगे वाले सारे बेटा फ्रिंज विड्थ जो होंगे वो ऐसे होंगे, लेकिन आगे वाले फ्रिंज विड्थ इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि यहां पर इंटेंसिटी आई नोट है, तो यहां पर इंटेंसिटी आई नोट बाई 22, यहां पर आई नोट इन, और यहां पर आएगी आई नोट अपॉन 61। अब आप इसी बात से इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे लगातार इंटेंसिटी इतनी रैपिडली डिक्रीज कर रही है कि हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पहली और दूसरी बस इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम याद रखोगे कि सेंट्रल फ्रिंज विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, और लगभग कह सकते हैं कि डबल है। फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो बेटा, इस फॉर्मूले पर हमारे पास सवाल आ सकते हैं, आएंगे। आई होप बेटा कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। आई होप बेटा तुम नहीं रहोगे ना, लोग बड़ा परेशान रहते हैं इसमें कौन से फॉर्मूले कहाँ लगते हैं, कैसे कैसे। मैंने सारा बता दिया। ठीक है, मैं यहां पर एक फॉर्मूला और बोलना चाहूंगा यार, हालांकि उस फॉर्मूले पर मैंने अभी तक कोई जेई में सवाल नहीं देखा है, बट बेटा लिखा है यार, बुक्स में ये वाला फॉर्मूला लिखा रहता है, इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला बोलना पड़ेगा। सुनना बच्चों, ये आपके पास सिंगल स्लिट, ये सामने पॉइंट, सामने वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर आई नोट है तो इस सिंगल स्लिट से एंगल थीटा पर जो इंटेंसिटी होगी, अब आप बेटा इतना तो समझ गए कि हर जगह इंटेंसिटी बराबर हो बेटा, जरूरी नहीं है। यहां से एंगल थीटा की एंगुलर पोजीशन पर जो इंटेंसिटी होगी बेटा, दैट विल बी आई नोट मतलब इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा इनटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बेटा बीटा का स्क्वायर, एंड बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। रफली बेटा ये फॉर्मूला है। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर फर्स्ट मैक्सिमा वाला जो पॉइंट है, नहीं मिनिमा वाले पॉइंट पर तो इंटेंसिटी जीरो, तो बताइए मैक्सिमा वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है। बट आपका फर्स्ट मैक्सिमा वाला जो पॉइंट था ना, वहां पर अगर याद करो तो साइन थीटा की जो वैल्यू थी बेटा वो 3 लैम्डा अपॉन 2a थी। ठीक है, रख के देखो तो पहले बेटा मेरे पास आएगा इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नोट वगैरह वगैरह। ठीक है, बेटा बीटा निकाल लेता हूं। बीटा बेटा मैंने किसकी जगह बोला है, पाई ए साइन थीटा। साइन थीटा इज 3 लैम्डा अपॉन 2a डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये बेटा कितना आ गया 3π/2। फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू जो रखूं मेरे पास आ गया आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन स्क्वायर ऑफ 3π/2 अपॉन बेटा बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर कितना हो गया 9π²/4। बेटा साइन 3π/2 तो -1 होता ना, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। बेटा कितना आ गया, दैट इज 4i0 अपॉन 9 टाइम्स π², है कि नहीं बेटा। मैं बेटा एक बार कैलकुलेटर से निकाल लूं, चल के नहीं रहा, 4 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 3.14, ये बेटा लगभग आई नोट बाई 22 ही आ रहा है। जो हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ था बड़ा वही आपका वापस आ गया, जो बड़ा हमने फॉर्मूला लिखा था वही आ गया। फॉर्मूले में बड़ा आई नोट अपॉन 22 लिख रखा था। फॉर्मूला जरूरी नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है। सो सेकंड मैक्सिमा पर क्या होगा बेटा, निकालना चाहो निकाल सकते हो। सेकंड मैक्सिमा के लिए तुम जानते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 2 रखना है, वो रफली बेटा अगेन आपको आई नोट बाई 61 के आसपास की वैल्यू आपको दे देगा रफ। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बड़ा ये इसकी थ्योरी है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा आपका सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा,
सेंट्रल फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा, बड़ा ही हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, आगे चल।